हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्रैश कोर्स प्रोग्राम 2026 के मैट्रिक एग्ज़ाम में। और हम लोग जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिक्स का ये तीसरा चैप्टर है और तीसरा चैप्टर का जो है दूसरा टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मानव नेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जो ये रंग बिरंगी संसार है और उस रंग बिरंगी संसार में क्या क्या घटनाएं घटित होती है प्रकाश से संबंधित, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली घटना जो है वो घटना है वर्ण विक्षेपण का। वर्ण विक्षेपण का या रंग विक्षेपण का। रंग विक्षेपण तो नहीं कहते हैं उस चीज़ को वर्ण विक्षेपण ही कहते हैं। और वर्ण का मतलब रंग होता है ना। तो कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये जो सूर्य से निकलने वाली किरणें हैं, ये जो धूप है, ये जो सूरज की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, ये श्वेत रंग का होता है। और श्वेत रंग जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। क्या होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। अब कैसे समझेंगे कि 7 रंगों का मिश्रण होता है? ये है प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म। ये प्रिज्म का एक सतह है। जब इससे श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7 रंगों में। सपोज कीजिए ये 7 रंगों की एक पट्टी है। क्या है? पट्टी है। ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, विक्षेपण। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, देखिए। और ये क्या कहलाता है? ये पट्टी कहलाता है, वर्णपट कहलाता है। ठीक है। और जब ठीक इसी तरह से एक और प्रिज्म को हम लोग यहाँ उल्टा देते हैं, जब ये 7 रंगों इससे होके गुजरती है, ये 7 रंग इससे होके पास होती है, तो फिर लास्ट में एक किरण निकलता है। इसका कलर कैसा होता है? श्वेत होता है। और यहाँ भी हम लोग क्या किए थे? श्वेत प्रकाश के किरण को ही गुजारे थे। ऐसा करने वाला जो व्यक्ति था फर्स्ट टाइम, उसका क्या नाम था? न्यूटन। क्या था? न्यूटन। और न्यूटन ने ही प्रिज्म से प्रकाश को गुजार के इस तरह की घटनाओं को पहली बार देखा। तो सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है। और ये 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। और प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, या वर्ण क्रम कहते हैं, या वर्ण पट कहते हैं। और प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। यहाँ देखिए, ये श्वेत प्रकाश है और ये सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे वायलेट होता है, जिसको हम लोग बैगनी कहते हैं। और फिर ये देखिए, रेड इधर से मुड़ी और ये बैगनी इधर से मुड़ी, या फिर यहाँ पे श्वेत प्रकाश अपने को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके क्या किया गया? 2 प्रिज्मों के सहारे एक दूसरे के विपरीत करके ये घटना को देखा गया और इस पर्दा पे प्राप्त किया गया। तो ये है वर्ण विक्षेपण। क्या है ये? वर्ण विक्षेपण है। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब वर्ण विक्षेपण को हम और अच्छे से बताते हैं। चलिए, तो वर्ण विक्षेपण क्या है? तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बंट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें पहला क्या होता है? विबग्योर। पहला कौन सा कलर होगा? V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। सबसे ठीक है पहले वायलेट, VIOLET, वायलेट। और इधर सबसे लास्ट में क्या होगा? रेड। सबसे कम उड़ने वाली प्रकाश की जो किरण है वो रेड है,
और सबसे ज़्यादा मुड़ने वाला जो है वो क्या है, वायलेट है, बैगनी है। इसलिए कम मुड़ने के कारण सिग्नल में किसका इस्तेमाल किया जाता है, रेड लाइट का, इंडिकेटर में रेड लाइट का, बीपिंग में रेड लाइट का, है ना। चलिए आपको वर्णों के क्रम याद रखना होगा, तो ये याद रखना है, ये याद रखना है क्या, भीव, ठीक है। देखिए यहाँ भीव ग्योर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग है। शुरू में भी और लास्ट में आर याद रखिएगा, भीव ग्योर, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक ना। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश विभिन्न वर्णों में या विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरणों के सापेक्ष अलग अलग कोनों पे झुकता है, अलग अलग कोनों पे झुकता है। ये देखिए सबका कोण का अलग अलग झुकाव है ना। और इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से देखते हैं कि कितना कोण का झुकाव होगा। तो विक्षेपण समानुपाती हो जाएगा 1/, तरंग दैर्ध्य का, क्योंकि अलग अलग प्रकाश का जो ये किरण है कलर वाली, इसका तरंग दैर्ध्य अलग अलग होता है। तो ये उतना झुकेगा जितना इसका क्या होगा, तरंग दैर्ध्य होगा उसके व्युत्क्रमाणु के बराबर। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। क्यों सबसे कम झुकता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है। जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये है श्वेत प्रकाश, ठीक है। और ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, देखिए। और जब इस प्रिज्म से हम लोग इसको गुजारे तो ये ऐसे जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है अपवर्तन में मुड़ता है तो मुड़ गया। और मुड़ने के बाद ये देखिए ये 7 रंगों की पट्टी, ठीक है, प्राप्त हो गई, जिसे श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये सेम चीज़ कहाँ होता है, इंद्रधनुष में। कहाँ पे, इंद्रधनुष में। कहाँ प्राप्त होता है, इंद्रधनुष में भी प्राप्त होता है, रेनबो में भी प्राप्त होता है ना। देखिए ये 7 रंगों में विभक्त हुआ है। सबसे ऊपर देखिए रेड है और सबसे नीचे क्या है, वायलेट है, बैगनी है, ठीक है। सर्वप्रथम ऐसा करने वाला साइंटिस्ट का क्या नाम था, तो यही न्यूटन साहब, जिन्होंने फोर्स, मोशन, इन सब चीज़ों पे क्या किया था, ग्रेविटी का खोज किया था। ये वही महाशय हैं, इजाक न्यूटन साहब। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का क्या किया, उपयोग किया। और ऐसा करके उन्होंने दिखाया, ऐसा करके उन्होंने दिखाया, ठीक है। और देखिए, और दूसरा समान प्रिज्म को दूसरे तरफ रख के, दूसरा समान प्रिज्म को दूसरे तरफ रख के इस स्पेक्ट्रम को श्वेत प्रकाश में क्या किया, कन्वर्ट किया। और इस तरह से बताया लोगों को। और दूसरा समान प्रिज्म का उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम को अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने अधिक वर्णों का विभक्ति नहीं मिल पाया, उन्हें अधिक किरण नहीं मिल पाए, ठीक है। और फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टा रख दिया। कब, सपोज देखिए ये है, ये ऐसे किया तो यहाँ से जाके 7 अलग अलग रंग मिल गए। फिर ऐसे किया, ठीक है, तो फिर यही जाके उधर से इसको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो पहला कंडीशन में उन्होंने ऐसा किया। दूसरा कंडीशन में उन्होंने क्या किया, इस तरह से 7 अलग अलग रंग की पट्टी तो प्राप्त कर ही ली और इसको विपरीत रख दिए। जब ये विपरीत इधर से गुजरी तो फिर इधर श्वेत प्रकाश जो है इसको प्राप्त हुआ। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिक्सचर है और जब 7 रंग मिलेगा तो श्वेत प्रकाश बनेगा, समझ गए। और उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण पुंज निर्गत हो रही है और इससे न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म
2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार आधार के मिलने से बनता है ना। समझ गए कि किन किन चीज़ों से मिलने से बनता है, ये चीज़ को हम लोग अभी देखते हैं। चलिए ये देखिए, एक त्रिभुज यहाँ दे दिए, एक त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज यहाँ दे दिए, तो 2 त्रिभुजाकार हो गया। अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। तो 2 त्रिभुज और 3 आयत जब मिलेगा तब किसका निर्माण होगा मेरे प्यारे बच्चों? तब प्रिज्म का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्रिज्म का निर्माण होगा। तो 2 और 3 तो 5 सतह होगा। कितने सतह होगा? 5 सतह से किसका निर्माण होगा? प्रिज्म का निर्माण होगा। तो जब भी हम लोग प्रिज्म को दिखाते हैं तो एक सतह को ही ऐसे लेते हैं और एक सतह को ही लेके हम लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना। ये इस तरह का भी संरचना बनता है किसका? प्रिज्म का, ठीक है। चलिए ये है प्रिज्म का कोण, ये है प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण जैसा होगा उसमें विचलन की प्रक्रिया, प्रकाश को मोड़ने की प्रक्रिया उसी हिसाब से होगा। प्रिज्म कोण, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। और विचलन कोण क्या होता है? तो यहाँ देखते हैं हम लोग विचलन कोण क्या होता है, ठीक है। जैसे प्रकाश इससे गुजारेंगे तो गुजरने के बाद जो किरण होगी और जिधर से डायरेक्ट जाना चाहिए वो होगी, उसके बीच का जो कोण बनेगा उस चीज़ को हम लोग विचलन कोण कहेंगे। आपतित किरण, ये जो किरण आप देख रहे हैं इस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण। तो ये किरण क्या होना चाहिए? बिना मुड़े ऐसे चले जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ जो घटना होगा वो घटना किस चीज़ का होगा? वो घटना होगा दोस्तों अपवर्तन का। किसका? अपवर्तन का। मतलब ये हवा में है और ये क्या है? ये कांच की पट्टी है। ये क्या है? कांच की पट्टी है। तो जब हवा से इसमें एंट्री करेगी तब क्या होगा? इसका रफ्तार कम हो जाएगा और ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जहाँ तक ये है वहाँ तक ये सीधी चलेगी। उसके बाद पुनः हवा से ये निकलेगी, कांच से निकलेगी, किस में आ जाएगी? हवा में आ जाएगी। तो रफ्तार इसका बढ़ जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा? ये इधर से आती हुई प्रतीत होगी और पहली किरण इधर जाती हुई प्रतीत होगी। इसके बीच का जो ये कोण बनेगा, इसके बीच का जो ये कोण बनेगा उसी कोण को हम लोग कहेंगे विचलन कोण। क्या कहेंगे? विचलन कोण। विचलन का मतलब है कि कितना ज़्यादा ये अलग होके निकल गई, इसी कोण को विचलन कोण कहा जाता है, ठीक है। और विचलन कोण और प्रिज्म कोण का क्या होता है? आपस में अंतर संबंध होता है। उस चीज़ को भी हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। प्रिज्म कोण जैसा होगा विचलन कोण भी वैसा ही होगा। कहने का मतलब ये है कि ये समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। अब हम लोग आसमान में होने वाले एक और घटना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। ये कब, ये जो घटना आप देखते हैं ये कब उत्पन्न होता है? जब दिन में बारिश होती है और बारिश होने के बाद जो है धूप निकलता है, तो आसमान में जिधर से धूप निकलता है जिधर की ओर, उधर आपको जो है क्या होगा? इंद्रधनुष नज़र आएगा, रेनबो नज़र आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये है सूर्य, ये क्या है? सूर्य। ये हमारे सूर्य देवता हैं और ये सूर्य की किरणें इधर से जा रही है, ये घटना आसमान की है। और यहाँ क्या है? यहाँ हमारा वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल है। क्योंकि बारिश हुई है तो बारिश के जो कण हैं अभी भी वायुमंडल में क्या हुआ है? बिखरे हुए हैं, छितरे हुए पड़े हैं। तो बारिश की जो ये बूंदें हैं, ये बूंदें क्या करती है? हवाओं के साथ मिलके किसका निर्माण करती है? छोटे छोटे प्रिज्मों का निर्माण करती है। और ये छोटा छोटा प्रिज्म क्या करता है? मिलके एक बड़ा सा प्रिज्म का निर्माण करता है, एक बिग प्रिज्म का निर्माण करता है। जब ये श्वेत प्रकाश की किरणें इन प्रिज्मों से गुजरती है
तो दूसरे तरफ क्या होता है बताइए। तो दूसरे तरफ इस तरह का इंद्रधनुष अपने को दिखाई पड़ता है, इस तरह का इंद्रधनुष अपने आप को देखने को मिलता है, जिस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष कहते हैं। और बच्चा लोग इसको देख के बहुत खुश होता है। हम लोग कहते थे कि देखो ये पंचोखा निकल गया है, एक नदी का पानी दूसरे नदी में डाल रहा है। एक्चुअली में अब समझ में आता है कि ये जो रेनबो है इसकी क्या घटना है, ये क्यों होती है ना। तो सूर्य है, ये आपका क्या है, वायुमंडल में जो छोटी छोटी बूंदें हैं, किस चीज़ के, वाटर ड्रॉपलेट्स, किसके, वाटर ड्रॉपलेट, जल की बूंदें हैं। किसकी बूंदी हैं, जल की बूंदी हैं। जल की बूंदी क्या बनाया है, प्रिज्म बनाया है, और बहुत सारा प्रिज्म मिलके एक बड़ा सा प्रिज्म बनाया। और बड़ा प्रिज्म क्या किया, इस श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करके एक पट्टी बना दी। और पट्टी बनाने की जो ये घटना है, यही क्या हो गई, इंद्रधनुष हो गई, है ना। तो ये भी एक विक्षेपण है, ये भी क्या है, एक विक्षेपण है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब वर्णपट है, जो वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण से या परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। और इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती है, और सूर्य से आने वाली किरणें जो आपतित प्रकाश की किरणें हैं, जब ये जल की बूंदों से अपवर्तित होती है तो ये विक्षेपित हो जाती है, और उसके पश्चात आंतरिक परावर्तित करती है, और अंततः जल की बूंदें से होकर निकलने वाला प्रकाश की किरण पुनः अपवर्तित होकर प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्णों में प्रक्षेप होकर नेत्रों तक पहुंचती है, और ये रेनबो का निर्माण करती है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। चलिए बिना विलंब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये घटना होती है, ये देखिए, चूँकि प्रकाश की किरण जल की बूंदों पे पड़ती है, और जल का बूंद जो है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, गोल होता है। ये देखिए ये गोल होता है, तो इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये यहाँ गई मुड़ी, उसके बाद फिर यहाँ आके मुड़ी और फिर मुड़ी, सोचिए। तो ये बार बार इस तरह से जो मुड़न होता है, तो इससे क्या होता है, प्रकाश की ये किरणें अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होने के कारण ये रेनबो सा दिखती है, इंद्रधनुष सा बनती है ना। अब है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है उसको कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। वायुमंडल क्या है आपको पता है, हमारी पृथ्वी के ऊपर वायु का एक परत होता है सैकड़ों किलोमीटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। उसमें पहला परत होता है क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल। और इस तरह की जो घटना है आम रूप से कहाँ देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है, जो 0 से लेके 18-20 किलोमीटर तक रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन को पढ़ने जा रहे हैं। तो वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति क्या होती है, उत्पन्न होती है या परिवर्तित होती है। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा प्रतीत होना, तारों का टिमटिमाते हुए नजर आना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय का होना, और तारों का टिमटिमाना, ये सारी घटनाएं जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही अपने को देखने को मिलता है ना। तो ये सब चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो अपने को देखना है। चलिए अब क्या है, आग के तुरंत ऊपर वायु क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। और गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होता है, ठीक है। और इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, क्योंकि
अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु आभासी स्थिति में परिवर्तित होती है, धुंधली धुंधली दिखती है। तारों की आभासी स्थिति। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश है वो निरंतर अपवर्तित होते रहती है ना। क्यों? क्योंकि लेयर दर लेयर वायुमंडल होता है, तो कई बार प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती है और मुड़ती हुई हमारे आँखों तक पहुँचती है, जिसका क्रमिक प्रतिवर्ती होता है, ग्रेजुअली चेंजिंग होते रहता है और अपवर्तनांक भी चेंज होते रहता है, क्योंकि वायुमंडल के तारे प्रकाश को अभिलंब की ओर क्या करता है, झुका देता है। और अतः क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। तो ये सारी घटनाएं इसकी घटनाएं हैं। तो ये सारी घटनाएं वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये देखिए, ये यहाँ दिखाया है, ये यहाँ दिखाया है, ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया है। देखिए इस चीज़ को, ये लड़का देखिए आसमान में तारे को देख रहा है। ये लड़का 10th क्लास का कोई बच्चा है ये, ठीक है, और आसमान के तारे को देख रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये है वास्तविक तारा का स्थिति। किरण का मार्ग यहाँ से ऐसे आया, चूँकि इतना बार ये कट पिट गया कि इस बच्चे को तारा यहाँ के बजाय यहाँ दिख रहा है और आभासी स्थिति में दिख रहा है, ठीक है। जब आभासी होगा, बड़ा होगा, सीधा होगा और बढ़ता हुआ अपवर्तनांक के वजह से ये आपको ऊंचा दिख रहा है, देख लीजिए। उसके बाद है अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय समझते हैं? सूर्योदय नहीं हुआ है, लेकिन सूर्योदय होता हुआ आपको प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, तो ये हुआ अग्रिम सूर्योदय, है ना। ये शाम में लगभग 5:30 बजे, ठीक है। ये सारी घटनाएं क्या होती है, हम लोगों को आसमान में देखने को मिलती है, ठीक है। तो अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। सूर्योदय सुबह सुबह सूर्योदय होता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है, अर्थात वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है। किसके वजह से? वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से। तारों का टिमटिमाना। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है, चूँकि तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, अतः तारे आभासी स्थिति में विचलित होती रहती है और आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती हुई नज़र आती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में या 360 में फैलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश अगर कहीं पे डायरेक्ट नहीं भी है तो एक दूसरे से टकरा के सभी दिशाओं में फैलती है, तब इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे दिन में डायरेक्ट सूर्य की रोशनी किसी रूम में नहीं जाता है, लेकिन रूम में रोशनी होती है, किसके वजह से, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से होती है, जैसे टिंडल प्रभाव, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण का पुंज वायुमंडल के महीन कणों से, जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें, धूल की निलंबित कण और वायु के अणु से टकराता है, तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है और कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसको हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं। उदाहरण, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश की किरणें आती है तो प्रवेश करती है, तब हम टिंडल प्रभाव को देख पाते हैं। आइए आप लोग देखिएगा, उसमें धुलकन वगैरह एकदम दौड़ती हुई, नाचती हुई नज़र आती है। जब किसी घने जंगल के वितान से ऊपर छत से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। रेली का नियम। अब हम लोग एक अलग नियम को पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने क्या बताया था, देख लीजिए। उनका ये नियम है, प्रकीर्णन कैसे होता है, ठीक है। तो प्रकीर्णन ऐसे होता है, प्रकीर्णन
व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के ऊपर पावर 4 का, है ना। ये लेमडा है, लेमडा तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रकीर्णन कितना होगा, प्रकीर्णन जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा लेमडा पे पावर 4, ठीक है। तो ये याद रखना है, इस चीज़ को जानना है, हालांकि ये पूछेगा नहीं, फिर भी आप अपने ध्यान में रखिए। तो लेमडा क्या है, प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य है, प्रकाश किरण का तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है लेमडा, प्रकाश किरण को, प्रकाश की किरणों के तरंग दैर्ध्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णक प्रकीर्णन न करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। यह अत्यंत सूक्ष्म कण और मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, इसलिए हमारा आसमान नीला दिखता है, ठीक है। बड़े आकार के कण अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, बिल्कुल सही बात है। यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होती है। प्रश्न क्या है, खतरे का संकेत लाल रंग का होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग जो है वो कोहरे और धुएं में सबसे कम प्रकीर्णित होता है और दूर तक जो है उसकी किरणें आ पहुंचती है, क्योंकि वो मूर्ति कम है, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है नीला रंग बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाता है, वहाँ पे अपवर्तित हो जाता है। इसलिए वायुमंडल में प्रकाश के अणु और अन्य सूक्ष्म कणों का आकार दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है और ये कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी है। तो लाल वर्ण के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य नीले रंग की प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इतनी गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करती है, फैलाती है। इसलिए आसमान का रंग अपने को कैसा दिखता है, नीला दिखता है। कैसा दिखता है, नीला दिखता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखता है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। सही बात है, काला क्यों दिखता है भाई, ऐसा क्या है, ठीक है, जो काला दिखता है, तो उस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं कि काला क्यों दिखता है, ठीक है। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, इसलिए बादल सफ़ेद क्यों प्रतीत होते हैं, हम लोग देखते हैं ना, बादल सफ़ेद दिखता है। बादल क्या होता है, पानी के बूंदों का एक संघनन रूप होता है और सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंग दैर्ध्य की सीमा से अधिक है। इसलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराता है तो इसी दिशा में परावर्तित या प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णित अधिकतम समान रूप से होते हैं और इसलिए ये श्वेत ही दिखाई पड़ते हैं। श्वेत न दिख के रंग बिरंगा तब दिखता जब उस चीज़ को प्रकीर्णित कर पाता, विक्षेपित कर पाता। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है ग्रह और इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा सा स्रोत मिलता है जो डायरेक्ट उस क्या करता है, परावर्तित कर देता है, ठीक है। इसलिए ये टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता है। तो इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चे जितनी भी घटनाएं जुड़ी हुई थी किस चीज़ से, प्रकाश के अपवर्तन से, वायुमंडलीय अपवर्तन से, रंग बिरंगा संसार से, उन सबों को मैंने एक एक करके बताया। अब कुछ क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने तरह से आता है, किस तरह से आता है, फिर हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है किसके द्वारा, इसके द्वारा, देख लीजिए, सिलियरी मांसपेशियां या पक्षाम्बी मांसपेशियां के द्वारा। किसी समान वयस्क के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, मीटर दे दिया है, सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये याद रखिए, यहाँ लिख दीजिए 25 सेंटीमीटर जो न्यूनतम दूरी होती है। रेटिना पर बनने वाला
प्रतिबिंब कितना समय तक रहता है? 1/16 सेकेंड तक रहता है, 1/16 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, तो इस तरह से MCQ आएगा। हम लोग MCQ महासंग्राम चलाएंगे जैसे ही हमारा सिलेबस समाप्त होगा, उसके बाद आप मज़े से अपना क्वेश्चन कीजिएगा। तो चलिए, ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। हम लोग क्या करेंगे, अगले चैप्टर में मिलेंगे, आपसे रूबरू होंगे, और हम लोगों का अगला चैप्टर क्या है? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए आप सबों को टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, जो हम लोगों का नया चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।